हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज ज्योग्राफी 6 क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी आपको किसी भी एग्जाम में इससे जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। और इसके फ़ायदे की बात क्या है, तो ये तो बात की चीज़ है, क्योंकि मुझे इससे खुद फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने 68 बीपीएससी का मेंस, उसके अलावा अभी जो 11 से 13 जेपीएससी हुआ है उसका मेंस भी मैंने इससे लिखा है। तो मुझे भी एनसीईआरटी से खुद बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी को मैं खुद भी पढ़ता हूँ और यहाँ कोशिश भी कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 6 क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, तो यहाँ नाम है इसका ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, हम लोग ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए ये उस 6 क्लास के बच्चों के लिए है, और हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा बात है वो लोग हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, जो इसका इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर की ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब की अगर हम लोग बात करें, ग्लोब होता क्या है, तो ग्लोब की हम लोग बात करें तो देखिए यही है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है कि पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है। पृथ्वी क्या है, ये काल्पनिक रूप है। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पर अध्ययन करना या उससे किसी स्थान का पता लगाना थोड़ा असंभव है, इसलिए क्या किया गया है, उसके एक काल्पनिक रूप को लिया गया है और उसी को क्या कहा गया, ग्लोब कहा गया है। इसी पर क्या होता है कि महादेश, महाद्वीप, उसके अलावा महासागर, सागर या और भी जो भी स्थान है उसका हम लोग इसके सहायता से क्या करते हैं, आसानी से पता लगा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आगे है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर की बात करें, वो पृथ्वी के इसी काल्पनिक रूप ग्लोब पर क्या किया गया है, कुछ रेखाएं खींची गई है, जिसके जरिए हम किसी स्थान का या किसी जगह के टेम्परेचर का या हम लोग समय का पता लगाते हैं, इसी अक्षांश और देशांतर के कारण। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे किसे अक्षांश कहा जाता है और किसे देशांतर कहा जाता है। आगे कह रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पहला चैप्टर में बताया गया है क्या कि पृथ्वी क्या है, ये गोलाकार नहीं है। तो भाई पृथ्वी है कैसी, तो पृथ्वी की हम लोग बात करें तो पुराने ज़माने में सबसे पहले जिसने कहा कि पृथ्वी क्या है, स्फेयर है, एक गोले के जैसा है, स्फेयर है, एक गोले के जैसा है, इस बताने वाला कौन था, सबसे पहला व्यक्ति था, वो था अरस्तु, महान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा कि पृथ्वी कैसा है, तो ये एक गोले के जैसा है। ऑन द हेवन उसके पुस्तक का नाम है, उसमें क्या लिखा उसने कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, वो एक स्फेयर जैसा है, एक गोले के जैसा है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसको राउंड किसने कहा, तो राउंड की अगर हम लोग बात करें तो वो फर्डिनेंड मैगलेन, फर्डिनेंड मैगलेन नाम के एक नाविक ने, जिसने पूरी दुनिया का चक्कर समुद्री मार्ग से लगाया था, उसने क्या कहा पूरी दुनिया चक्कर लगाने के बाद कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो वो क्या है, राउंड है। ठीक है, वो क्या है, राउंड है। पूछा जाए कि क्या स्फेयर की आकृति या गोले जैसी किसने कहा, तो वो अरस्तु ने कहा। और गोल राउंड की बात करें किसने कहा, तो फर्डिनेंड मैगलेन, जो एक नाविक था, उसने पूरी दुनिया का समुद्र के मार्ग से क्या किया था, चक्कर लगाया था। लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की आकृति की बात करें तो वो कैसा है, उसका है आकृति भू आब, भू आब, या इंग्लिश में कहा था इसको जियोइड। ठीक है, भू आब या जियोइड। अब ये भू आब क्या होता है और जियोइड क्या होता है, इंग्लिश में जियोइड किसे कहा जाता है वो समझते हैं। देखिए पृथ्वी की आकृति की हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है, अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, उसके घूमने के कारण क्या होता है कि देखिएगा, जिसे मान लीजिए कोई बैलून लीजिए, बैलून में उसमें पानी भर करके उसके दोनों सिरों को पकड़ उसको घुमाइए। ठीक है, तो घुमाइएगा तो क्या देखिएगा कि उसके ऊपर सिरे पर और नीचे जहाँ पकड़े हुए हैं वहाँ पर क्या होता है, वो फ्लैट रहता है, चपटा सा हो जाता है, और बीच में क्या होता है, वो फैला सा हो जाता है, फैल जाता है। उसी तरह क्या है पृथ्वी की भी आकृति है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए क्या होता है कि इसके बीच के भाग क्या है, जो बीच से ये फैला हुआ है और इसके दोनों सिरों पर क्या है, ये चपटा सा है, उसी आकृति को क्या कहता है, भू आब। ठीक है, भू आब या इंग्लिश में क्या कहता है इसको, जियोइड। यहाँ जियोइड है, तो जियोइड के साथ में GEO एक साथ पढ़िए और फिर बाद में OID को एक साथ पढ़िए। तो जियो का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ, अर्थ, और ओइड के मतलब क्या हो जाएगा, शेप। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ क्या है, ये पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की एक अपनी आकृति है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं भू आब या जियोइड। उसको हम लोग प्रैक्टिकल भी घर पे बैलून में पानी रखकर और उसको घुमाकर हम देख सकते हैं। अगर पृथ्वी अगर एक जगह एक ही शेप में रहता, अगर वो चक्कर नहीं लगाती या नहीं घूमता, तो क्या होता, पृथ्वी का एक अपना शेप होता, कंप्लीट शेप होता। लेकिन अभी क्या है, ये मिस शेप है। ठीक है, ये कंप्लीट शेप नहीं है। इसकी आकृति कैसी है, भूआब। और यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा फैला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों ध्रुवों पर क्या है, ये चपटी है। ठीक है, इसकी बात करें, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिएगा तो इसके बीच का जो डायमीटर है या व्यास जिसको कहिए, यहाँ का व्यास विषुवत रेखा पर, तो क्या है, वो है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ध्रुवों से लेकर के 20 ध्रुवों का व्यास कितना है, तो ये है 12,714 किलोमीटर। लगभग ये आपको कितना है, 42 किलोमीटर के डिफरेंस है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, 20 से चौड़ा है और ऊपर दोनों सिरों पर क्या है, ये चपटा सा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है, वो कल्पना करने के लिए कह रहा है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। यही ग्लोब है जो बच्चों को देखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, जो बड़े ग्लोब कहीं कहीं लगा रहता है बड़े बड़े खेल के मैदान में या उसको म्यूजियम में, वो उसका क्या किया जाता है, देखा जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। और आगे क्या कर रहा है, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। छोटे ग्लोब जिसको पॉकेट में रख सकते हैं, या ऐसा ग्लोब जिसमें हवा भर के उसको क्या, उसको फैला सकते हैं, और बाद में हवा उसमें निकाल करके क्या करें, उसको पॉकेट में रख सकते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब को किस तरह घुमाया, इस पर क्या किया जा सकता है, इस पर भी इसी तरह घुमाया जा सकता है जैसे लट्टू को हम लोग घुमाते हैं, या कुम्हार के चाक पर क्या होता है, जब बर्तन बनाने के लिए उसके चाक को घुमाया जाता है, उसी तरह क्या होता है, इस ग्लोब को इसके एक्सिस पर, इस पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर, पृथ्वी के अलावा किसी भी गोला पर, मान लीजिए कि ये गोलाकार कोई सतह है, इस पर क्या है, किसी स्थान का पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस पर क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है, इसलिए क्या है कि इस जगह किसी जगह का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1492 ईस्वी में, 1492 में स्पेन के नागरिक कोलंबस ने क्या किया था, भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन पृथ्वी की इसी गोलाकार सतह होने के कारण कहाँ पहुँच गया, वो इंडिया के बजाय कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। तो उस वक्त क्या था कि इसके अक्षांश देशांतर का पता नहीं था, इसलिए क्या हुआ, वो सही से भारत नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये गोलाकार सतह थी और वो रास्ता भटक गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये गोलाकार सतह पर किसी चीज का आसानी से पता हम लोग नहीं लगा सकते, इसलिए क्या किया गया है, कुछ काल्पनिक रेखा इस पर खींचा गया है। ठीक है, कुछ काल्पनिक रेखा क्या किया गया है, खींचा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान पर स्थिति कैसी बताई जा सकती है, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसको बताने के लिए क्या करना होगा, कुछ बिंदु और कुछ रेखाओं की हम लोगों को आवश्यकता होती है उसके सही स्थान का पता लगाने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। यहाँ कह रहा है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे यहीं पर इसका कहा जा रहा है, ये झुकी अवस्था में क्या है, एक सुई इसके अंदर में सेंटर से गुजर रही है, इसको क्या कह रहा है, ये अक्ष कह रहा है। ठीक है, जब आप किसी गोलाकार वस्तु को घुमाइएगा तो देखिएगा कि एक लाइन उसके बीच से, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कोई लाइन उसके बीच से गुजर रहा है, उसके सेंटर से होकर, उसी को क्या कहता है, अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी भी जब घूमती है तो उसके बीचों बीच से लगता है कि एक लाइन पास कर रहा है, उसी को क्या कहता है, अक्ष कहा जाता है। और उसके ऊपर के भाग को क्या कहता है, ध्रुव। ठीक है, ऊपर और नीचे में ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को दोनों क्या कहता है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी बात हम लोग करें, आगे कह रहा है कि
पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं है, ये एक काल्पनिक रूप है, ठीक है, जो क्या किया गया है, ये इसी के सहारे क्या होता है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब आया कर रहा है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा क्या है, एक और काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि ग्लोब है, ठीक है, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ठीक है, उसे क्या कह रहा है, ये विषुवत वृत्त कह रहा है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये मान ले ग्लोब है, इसके बीच से जो एक रेखा गुजर रही है उसे क्या कह रहा है, ये विषुवत वृत्त। और ये क्या करता है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसके ये क्या करता है, 2 भागों में बांटती है, तो इसके ऊपर के भाग क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और इसके नीचे के भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये क्या है, विषुवत वृत्त। ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर में, ऊपर के उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, जैसे आधा यहाँ पर। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये क्या करता है, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3D में। यहाँ पर है, उसके बाद आप ये है मान लीजिए विषुवत रेखा, और इसी पर क्या किया गया, इसको मिलाने वाली रेखा जो है ये इस तरफ के क्या होता है, विषुवत वृत्त बनता है, जो क्या करता है, इसके ऊपर आधे भाग और नीचे आधे भाग, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। आय कह रहा है कि यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। ये रेखा क्या है, ये वृत्त पृथ्वी पर जो कोई भी स्थान है उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके जरिए से ही क्या होता है, अन्य अक्षांश और देशांतर रेखा खींचा जाता है इसी के जरिए, इसलिए क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश को क्या किया जाता है, डिग्री में मापा जाता है। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक, यहाँ तक और ध्रुवों तक सभी समानांतर, जो इसके पैरेलल जो भी रेखा खींचा जा रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा को देख लेते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके समानांतर जो वृत्त खींचा जाए, तो देखिए अक्षांश किसे कहा जाता है पहले वो समझ लेते हैं। तो ये मान ले विषुवत रेखा है, ठीक है, और पृथ्वी का जो सेंटर है मान ली जाए यहाँ पर, ठीक है, ये पृथ्वी क्या है, केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को, इसको आधार बनाकर जो कोणीय दूरी, जो अंश खींचा जाता है उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश। ये जो खींचा जा रहा है ये कोणीय दूरी, ये क्या है, अक्षांश है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, यहां हम लोग नीचे तक भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, जो यहां से पृथ्वी के केंद्र से और विषुवत रेखा को आधार बनाकर जो कोण खींचा गया उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया अक्षांश, ठीक है, उसे क्या कहा गया, अक्षांश। और जब इसी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, ये जो मिला रहा है, ये जो मिला रहा है इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा, ठीक है। यहां भी क्या होगा, ये इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, और ये इसको मिलाएगा। जो कोणीय दूरी है उसको क्या कहा गया, अक्षांश, अक्षांश। और जो इसको मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहा गया, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। कोणीय दूरी को क्या कहा गया, अक्षांश, और इसको क्या कहा गया, रेखा को अक्षांश रेखा। जैसे यहाँ पर ये है 1 डिग्री कोण 0 डिग्री बना,
और इस पर जो ये मिला रहा है रेखा, ठीक है, इसे क्या कहा जा रहा है, अक्षांश। ये हो जाएगा अक्षांश और ये जो मिला रहा है इसको क्या कहा जाएगा, अक्षांश रेखा, ठीक है। अब आगे कह रहा है विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। 0 डिग्री क्या करता है, 0 डिग्री विषुवत रेखा 0 डिग्री को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 का 1/4 यानी 90। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब यहाँ कहा रहा है कि कितने अक्षांश हम लोग खींच सकते हैं। तो अक्षांश की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मान ले जाए कि ये यहाँ से हम लोग खींचने को पृथ्वी पर क्या है, हम लोग लाखों करोड़ों अरबों रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए, आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1-1 डिग्री पर रेखा को खींचते हैं, ठीक है। 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखा को क्या किया गया है, खींचा गया है। तो मान ली जाए कि ये 10, 20, 30, 40, 50 हम लोग कहाँ तक आ सकते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है, ये कितने डिग्री ये कोण है, ये है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर हम लोग कहाँ आ सकते हैं, 90 डिग्री तक, और नीचे भी कहाँ तक, ये 90 डिग्री तक, ठीक है। ये 90 और ये 90, और बीच में क्या है, एक 0 डिग्री। तो अक्षांश कितना हो जाएगा, 90 + 90 और 1 कितना हो जाएगा, 181। अक्षांश की संख्या, अक्षांश कितना हो जाएगा, 90 ऊपर और 90 नीचे, और एक क्या है 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 181। तो कभी एग्जाम में अक्षांश पूछा जाए कि अक्षांश कितने होते हैं तो क्या हो जाएगा 181, लेकिन इसी जगह पूछा जाए कि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कितना हुआ। तो अक्षांश रेखा की हम लोग बात करें तो देखिए, जब यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री दोनों तरफ, ये क्या होता है, ये मात्र एक बिंदु है, यहाँ से कोई रेखा नहीं खींचा जा रहा है, क्योंकि ये मात्र एक बिंदु है, बिंदु पर से कोई रेखा नहीं खींचा जा रहा है। इसलिए क्या होगा, इस अक्षांश में से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 181 और -2 179, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दोनों बिंदु है, यहाँ पर कोई रेखा का निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ कोण बन रहा है, बाकी रेखा का निर्माण यहाँ पर ये दोनों तरफ नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 179, ठीक है। अब एक और बात कि मान ले जाए कि हम लोगों ने रेखा तो खींच दिया, अब कहा जाए कि कोई वस्तु, जैसे मान ले जाए ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 और ये 90, ठीक है। यहाँ भी मान ले जाए 10, 20, 30, 40 और ये 90। अब कहा जाए कि कोई वस्तु 20 डिग्री अक्षांश पर रखा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी ढूंढेंगे पूरा और यहाँ भी ढूंढेंगे, तो वस्तु का स्थान सही से हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इसकी आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो ऊपर का भाग है इसको क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ में ऊपर में n लगाते हैं, ठीक है, n, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ, और यहाँ भी करेंगे दक्षिण में है तो ये साउथ लगेगा, ठीक है, साउथ। अगर अब कहा जाए कि कोई वस्तु 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रखा गया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 20 डिग्री नॉर्थ पर कोई वस्तु रखा गया है तो कहाँ होगा, इसी 20 डिग्री अक्षांश के आसपास होगा। हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, लेकिन एक अंदाजे तक उस क्षेत्र तक हम लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर कहें कि 20 डिग्री साउथ पर है तो यहाँ भी क्या होगा, इस क्षेत्र में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि इन अक्षांशों की संख्या तो हम लोग देख चुके। अगर कहा जाए कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कटिबंध, कटिबंध, या इंग्लिश में उसको कहा जाता है जोन, ठीक है। जिसे हम लोग सुनते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उसी तरह क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। उसके अलावा बात करें कि इन अक्षांशों के बीच की दूरी, एवरेज दूरी कितनी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो उसकी बात करें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। एक डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। उसके बाद बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये मान लिया जाए कि ये एक ग्लोब है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पर जो वृत्त है, विषुवत वृत्त, क्योंकि यहाँ पर जो ये विषुवत वृत्त बना तो ये क्या है, सबसे बड़ा वृत्त बन रहा है। इसे कहा जाता है विषुवत वृत्त को ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल या महान वृत्त, महान वृत्त। विषुवत रेखा पर जो वृत्त बनता है उसे क्या कहा जाता है, महान सर्कल। अगर इसके ऊपर जब जाइएगा तो क्या होता है, ये वृत्त का साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है, ध्रुवों तक क्या होता है, ये छोटा
होते हुए जाता है। इसलिए जो भी वृत्त बना यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, ये है क्या बोला जाता है इसको, महान वृत्त या ग्रेट सर्कल। एक मिनट, ये क्या है बीच में जो विषुवत वृत्त है, ये क्या है ग्रेट सर्कल। और ग्रेट सर्कल से जब ऊपर बढ़ेंगे तो ध्रुवों तक क्या होता है, वृत्त का साइज या सर्कल का साइज छोटा होते जाता है। ठीक है, तो ग्रेट सर्कल का भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा सर्कल कौन है, तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसे क्या कहता है, ग्रेट सर्कल। ये क्या करता है, ये कंप्लीट सब सर्किल होते हैं। अब इसके बाद बात करें तो हम लोग ने इसलिए इसको पढ़ लिया है कि इसके प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ लिखा, इसे उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेली हेरोजोंटो दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेली हेरोजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। जैसे हम लोगों ने बताया कि अगर कोई वस्तु 20 डिग्री पर रखा है, अगर उसमें उत्तर दक्षिण नहीं लगा हुआ है तो हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, पूरे क्षेत्र में ढूंढना होगा। लेकिन अगर उसमें नॉर्थ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और साउथ लगा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में। वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील का जो बेली हेरोजोंटो है, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर कहाँ है, 20 डिग्री उत्तर में, और बेली हेरोजोंटो कहाँ है, 20 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे कह रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। जैसे ग्लोब पर क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भी है, जिसको जो स्पेशल उसको कहा जाता है। जैसे विषुवत रेखा है, उसके अलावा उत्तरी ध्रुव है जो हम लोगों ने देखा, दक्षिणी ध्रुव है। इसके अलावा क्या है, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, उनको देखते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा क्यों कहा जाता है और मकर रेखा क्यों कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ये है 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, नीचे बात करें तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण, और यहाँ भी बात करें तो ये 66.5 डिग्री उत्तर, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण, और यहाँ 90 डिग्री पोल साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब इसकी बात हम लोग करें कि इसको क्यों कहा जाता है 23.5 डिग्री। तो देखिए पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और जब ये सूर्य का परिक्रमण करती है, ठीक है, सूर्य का ये परिक्रमण करती है, तो क्या होता है कि ये 23.5 डिग्री तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए हमेशा जो है ये कंप्लीटली इसके पूरे क्षेत्र पर सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती है। लंबवत किरण की इसकी एक क्या है, लिमिट है पड़ने की। सूरज की जो किरणें हैं उसकी लंबवत पड़ने की एक लिमिट है कि ये कहाँ तक सीधी पड़ सकती है। ठीक है, वर्टिकल कहाँ तक ये पड़ सकती है, तो ये कहाँ तक पड़ती है, तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। इसी के बीच क्या होता है, सूरज की किरणें है हमेशा सीधी पड़ती है, और ये इसी क्षेत्र में क्या होता है कि साल में एक बार सूर्य क्या होता है कि सिर के ऊपर दिखाई देता है इसी क्षेत्र में, और यहाँ से क्या होता है इस तरफ सूर्य की किरण जो है से तिरछी होना शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र में कर्क रेखा के बाद में क्या हो जाता है, तिरछी होना शुरू हो जाता है। इसे कर्क रेखा कहा जाता है, उत्तर वाले को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक मतलब रिटर्न, तो किसका रिटर्न, तो सनलाइट का रिटर्न। क्या होता है यहाँ से इस क्षेत्र से सूरज की किरण सीधी जो है यहाँ से वापस इसी क्षेत्र में रह जाती है, इसके ऊपर तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कैंसर जो है से ग्रीक गॉड के नाम पर इन सब का नाम रखा गया है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ये भी मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 66.5 तक क्या होता है,
सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने लगती है। इसलिए वहाँ क्या होता है, कुछ सीधी किरण पड़ती नहीं है, इसलिए क्या होता है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडा। और उसके ऊपर क्या होता है, सूरज क्या होता है सिर्फ क्षितिज पर दिखाई देता है, उसकी लाइट उतनी मजबूत तेज नहीं रहती है, इसलिए क्या होता है इन क्षेत्रों में हमेशा ध्रुव के क्षेत्र में बर्फ जमा रहता है। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है कि 4 है, कौन कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र। ठीक है, अब आगे है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। जिसे हम बताएं अभी पीछे कि क्या होता है कि इन क्षेत्रों में एक बार सूर्य साल भर में क्या होता है सिर के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे क्या कहता है, उष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकल रे जो है सूर्य का वो कंटिन्यू पड़ते रहता है, इसलिए क्या होता है इन क्षेत्रों में हमेशा गर्मी होती है। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ जो रोशनी मिल रहा है क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ क्या हो रहा है ये तिरछी मिल रहा है। तो गर्मी कहाँ होगा, इस क्षेत्र में, और यहाँ तिरछी है, चूंकि लंबी दूरी तर करके आती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर उसके टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए जहाँ कंटिन्यू गर्मी पड़ती है 23.5 से दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर तक, उसे क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, और ये क्या है एक गर्म क्षेत्र है, इसलिए क्या कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि सूरज की तिरछी किरणें शुरू हो जाती पड़ना, इसलिए क्या होता है उस क्षेत्र में 23.5 के बाद 66.5 तक, 23.5 के बाद 66.5 तक इन क्षेत्रों में क्या होता है न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, इसलिए क्या कहता है शीत उष्ण कटिबंध, आधा ठंडा आधा गर्म, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ हो जाएगा, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और नीचे में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच क्षेत्र क्या कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है सूरज किरण कंटिन्यू नहीं पड़ती है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात, इसलिए क्या होता है यहाँ हमेशा बर्फ ही जमा रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों को क्या कहता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। यहाँ भी क्या हो जाएगा शीत कटिबंध। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब आगे कह रहा है आगे जो है देशांतर क्या है, तो देशांतर को हम लोग देख लेते हैं। तो देशांतर की हम लोग बात करें देशांतर, तो हम लोगों ने अक्षांश देखा, अक्षांश से ही सिर्फ किसी जगह का पता नहीं लगा सकते, इसके लिए क्या है एक और रेखा खींचा गया है, उसे क्या कहा जाता है देशांतर। देशांतर को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है देशांतर कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है देशांतर। ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, इसे क्या कहा जाता है देशांतर कहा जाता है। इसमें ये क्या करता है 0 डिग्री, ये इसके इस तरफ का भाग कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसके इस तरफ का भाग कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसके इस तरफ के भाग को पूर्वी गोलार्ध और इसके इस तरफ के भाग को क्या कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। और इसके बात करें कि 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गोरे, इसको कहा जाता है गोर। ठीक है, गोरे ये, और इसके बीच को जो दूरी है 2 देशांतर के बीच के एवरेज दूरी 111.3 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आधा सर्किल होता है, ये क्या है
हाफ सर्किल है और इसके पीछे जो रेखा खींचा जाता है उसको मिलाने से क्या होता है, ये भी फुल सर्किल हो जाता है। ये क्या यहाँ पर हो गया 111। और देखिएगा तो इसके बीच में ही विषुवत रेखा पर ही इसकी दूरी सबसे अधिक होती है 111 किलोमीटर, 111.3। और जब ध्रुवों पर जाती है तो ये एक साथ जाकर के एक जगह मिल जाती है, ठीक है। और बात करें तो देखिएगा इधर जो लिखा है 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यहाँ क्या है 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री वेस्ट और ये 40 डिग्री वेस्ट। ये क्या होता है कि पीछे जा करके एक साथ क्या होता है 180 डिग्री पर जाकर ये दोनों मिल जाता है, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाकर एक दूसरे से मिल जाता है। वो इस तरह आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान ले जाए कि ये है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमने 10, 20, 30 करते करते यहाँ 180 और यहाँ भी 10, 20 लिखते लिखते क्या हो गया 180 तक आए, ठीक है। लेकिन पृथ्वी क्या है, ये गोल है। अब दोनों क्या करें हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, जो 180 डिग्री देशांतर है पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्या है, एक ही बिंदु है। ये एक ही बिंदु है और क्या होता है 180 डिग्री पूरब में और 180 डिग्री पश्चिम में, ठीक है। इसे ही कहा जाता है देशांतर। आगे कह रहा है किसी स्थान की स्थिति, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। कहते तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है क्योंकि ये क्या है हाफ सर्किल है और इसके पीछे वाला जो देशांतर मिलेगा इसके साथ तब क्या हो जाएगा, वो फुल सर्किल बन जाएगा। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ क्या है बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामयोत्तर आपस में मिलती है। जैसे यहाँ क्या है, इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर क्या है अधिक है और जब ये जाते हैं यहाँ पर ध्रुवों के पास दोनों क्या होता है, इनकी दूरी एक जगह जाकर के खत्म हो जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। अब ये बात हुआ कि भाई इसको शुरू कहाँ से किया जाए, कि किसे 0 माना जाए, किसे 10 माना जाए, किसे 20 माना जाए। तो उसके लिए एक फैसला हुआ देशों के बीच और कहा गया कि जो ब्रिटेन में, चूँकि ब्रिटेन उस वक्त पावरफुल था, यहाँ पर ब्रिटेन में जो वेधशाला है ग्रीनविच, वहाँ से जो रेखा गुजर रही है उसे क्या कहा जाए, उसे कहा जाए प्रमुख यामयोत्तर। उसी को आधार मानकर क्या करें हम लोग, दोनों तरफ रेखा खींचे, प्रमुख यामयोत्तर प्राइम मेरिडियन। यहाँ पर ये 0 है और इसके तरफ क्या हो गया, इसके इस तरफ 10 से लेकर के हम लोग 180 और फिर इधर से 10 से लेकर के हम 0 से लेकर के क्या करेंगे यहाँ तक 180 तक खींचते हैं, ठीक है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है इसका प्रमुख यामयोत्तर का, और यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं, 180 पूर्व और 180 पश्चिम। प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये जो 0 डिग्री है और इसके जस्ट जो 180 आया वो दोनों मिले क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर ईस्ट और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, जो हम लोगों ने अभी कागज के बनाकर देखा था, ठीक है। क्या है, दोनों जाकर एक साथ मिल जाता है, दोनों क्या है एक ही रेखा है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामयोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति बताती है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, मान लीजिए इसके बीच में यहाँ होगा, यहाँ पर 26 डिग्री और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 90 डिग्री जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये है 0 डिग्री और ये मान लिया जाए 26 और ये 0 और ये मान लिया जाए कि 90 डिग्री पूर्व, ठीक है। ये 90 डिग्री पूरब है और ये 26 डिग्री क्या है नॉर्थ। अगर कोई जगह पता कहा जाए कि 26 डिग्री और 90 पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेगा, ये 90 डिग्री और 26 डिग्री अक्षांश, वहीं पर क्या होगा वो स्थान स्थित होगा। तो क्या है धुबरी कहाँ पर स्थित है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है।
आगे तो ये क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है, ये 0 है, 0, और इसके इस तरफ बढ़िएगा तो कहाँ तक, 180 तक, और इसके इस तरफ भी 180 तक हमको जाना है, ठीक है। अब देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पहले क्या होता था, क्योंकि टाइम तो था नहीं, तो क्या करते थे लोग, सूरज की किरणों के माध्यम से उस वक्त का पता लगा लेते कि क्या है, अभी दोपहर है या शाम है। दोपहर में क्या होता था, परछाई छोटी हो जाती थी, और शाम में परछाई लंबी हो जाती थी। इस हिसाब से क्या करते थे लोग, इसका अंदाजा लगाते थे। इसलिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जिस समय 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री पर सूरज अगर चमक रहा है, ठीक है, तो इसी देशांतर पर क्या होगा, पूरा देशांतर 0 डिग्री है, उस पर भी क्या होगा, सूरज कंटिन्यू चमकता रहेगा, ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है, ठीक है। देखिए, एक गोला कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360, ठीक है। तो पृथ्वी भी एक क्या है, गोलाकार जैसा है, तो 360 डिग्री है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये क्या करता है, पृथ्वी अपने घूर्णन जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमती है, 24 घंटा में, तो ये क्या हो जाएगा, 24 15 ये 360, तो मतलब क्या हो गया, 1 घंटा में कितना, 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। उसके अलावा बात करें तो 15 डिग्री कितना मिनट में, 1 घंटा में, तो 1 घंटा में तो 15 डिग्री 60 मिनट में ये घूमती है। और 1 डिग्री की बात करें तो 60/15, 15 चौका 60, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहीं यहाँ पर वही निकाला गया है यहाँ पर कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, और 15 गुना 4 60, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर सूरज चमका, तो इसके इस तरफ क्या होगा, प्लस होगा, और इसके इस तरफ माइनस, क्योंकि ये पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए इसका जो पूरब वाला भाग है पृथ्वी का क्या होगा, सूरज के सामने पहले आएगा, इसलिए उधर क्या होगा, सूरज पहले दिखाई देगा। और इसके इस तरफ क्या है, सूरज 0 से पश्चिम में, सूरज बाद में आएगा, इसलिए क्या होगा, इधर माइनस होगा। तो जब भी हम लोग इधर बढ़ेंगे समय के लिए निकालने के लिए ग्रीनविच से, तो वहाँ क्या करना होगा, हमको प्लस करना होगा, और इधर क्या होगा, इधर माइनस करना होगा। जैसे 15 डिग्री बढ़ेंगे तो 1 घंटा जोड़ना होगा, 30 डिग्री बढ़ेंगे तो 2 घंटा, 45 भरेंगे तो 3 घंटा, 60 भरेंगे तो 4 घंटा। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ पश्चिम में, यहाँ 1 घंटा माइनस 15 पर 30 डिग्री पर 2 घंटा माइनस हमको करना होगा, ठीक है। आगे बात करें तो 15 डिग्री की बात कर रहा है कि 15 डिग्री पूर्व में ग्रीनविच से कोई जगह 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा ये आगे। अगर मान लिया जाए कि ग्रीनविच पर 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो अभी क्या होगा, पूर्व में 15 डिग्री पूर्व में ये 1 बज रहा होगा। अगर ये ग्रीनविच पर अगर अभी 12 बज रहा है, तो पश्चिम में क्या होगा, 11 बज रहा होगा, 1 घंटा क्या होगा, ये पीछे होगा, ठीक है। यहाँ पर वही आगे बताया गया है। और आगे बात कर रहा है कि यहाँ पर भारत के ग्रीनविच के पूर्व 62.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में क्या होंगे, शाम के 7 बज रहे होंगे। ऐसा इसलिए है कि मतलब अगर 82.5 डिग्री को भारत क्या किया गया है, मानक यामयोत्तर माना गया है, मानक यामयोत्तर, ठीक है। जिसे यहाँ पर ये है 82.5 डिग्री, इसको क्या किया गया है, भारत का मानक यामयोत्तर माना गया है। ये क्या है, यहाँ पर ये 82.5 है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। इसको क्या किया गया, भारत का मानक यामयोत्तर माना गया है। और मानक यामयोत्तर मानने का भी एक तरीका इसे बताया गया है कि या तो वो किसी देश के सेंटर में स्थित हो, बीच में स्थित हो, या वो कोई कल्चरल या हिस्टोरिकल पैलेस हो, वहाँ से उसको मान लिया जाए, या उसका एक उपाय ये है कि 7.5 डिग्री के गुणांक पर स्थित हो, 7.5 डिग्री के गुणांक पर। ऐसे 0 पर है तो 7.5 पर 1,
ठीक है, उसके बाद 15 पर 1, ठीक है, उसके बाद 22.5 पर 1, इस तरह से क्या किया गया है, 82.5 मानक याम उत्तर को माना गया है। तो भारत ने भी क्या किया है, 82.5 को माना है, क्योंकि क्या है ये 82.5 भारत के बीचों बीच है। उसके अलावा क्या है, ये 7.5 के गुना पर भी आता है, 7.5 के ये गुणन पर भी आता है, ठीक है, इसलिए क्या किया गया है, 82.5 इसको माना गया है। तो भारत का मानक याम उत्तर की बात करें, ये 0 डिग्री से कितना आगे है, तो 0 डिग्री है, इससे क्या है, ये 82.5 डिग्री आगे है। तो 1 डिग्री जाने में कितना वक्त, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 330 मिनट, ठीक है, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है, भारत उससे किससे आगे है, ग्रीनविच से आगे है। भारत का टाइम कितना है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए क्या होता है कि अगर लंदन में 2 बजे मैच अगर शुरू हो रहा है तो भारत में क्या समय रहेगा, वो 7:30 बजे शुरू होगा, ठीक है। तो ये था अक्षांश और देशांतर, ठीक है। हम लोग आगे भी और एनसीईआरटी सीरीज में और भी चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।